एनसीईआरटी क्वेश्चन 1.12। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स, एक स्फीयर है ए, दूसरा स्फीयर है बी। ठीक है ना। इंसुलेटेड का यहाँ पर मीनिंग है कि दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, बेसिकली टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है ना। पहला स्फीयर ए, दूसरा स्फीयर बी, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमको दे रखा है दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये याद रखिए कि 50 सेंटीमीटर को ना आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आर का वैल्यू जो आपको कंसिडर करना होगा वो 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये वैल्यू कैलकुलेट या कंसिडर आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। पहले स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है क्यू ए, जिसको हम लिख लेते हैं 6.5 इंटू 10⁻⁻7, और जो दूसरा स्फीयर है उसके ऊपर भी चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है। नाउ रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो, ये जो आर डिस्टेंस होता है ना दो बॉडीज के बीच में, ये होता है सेंटर टू सेंटर। मीन्स ए बॉडी का जो सेंटर है, बी बॉडी का जो सेंटर है, दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आर। अब आर में ना ये रेडियस इंक्लूडेड होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि रेडियस की वैल्यू 50 सेंटीमीटर के सामने कुछ भी नहीं है। तो वैसे भी आप इसको इग्नोर कर सकते हो और जनरल कैलकुलेशंस में भी इग्नोर कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन में तो क्लियर मेंशनड ही है कि आपको इसको कंसिडर करना ही नहीं है रेडियस को, लेकिन वैसे भी आप ये बात याद रखो, कभी भी क्वेश्चन आता है ना, जब तक स्पेसिफिकली गिवन ना हो या बहुत बड़ा रेडियस का वैल्यू ना हो तब तक कंसिडर करने का कोई खास बेनिफिट हमको होता नहीं है। तो फिलहाल हम एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक का डिस्टेंस 50 लेने वाले हैं, और क्यू ए हमको गिवन है, क्यू बी हमको गिवन है। नाउ हमको बोलता है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। रिपल्शन क्यों है भाई, पहला चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस हैं, इसलिए रिपल्शन तो होना ही है। अब बात आती है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, वो कैलकुलेट करिए। देखिए फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है कूलम फोर्स का, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों एक ही वैल्यूज़ हो गई, तो फोर्स का वैल्यू हमारा डायरेक्टली बन जाएगा 1/4πε0 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, समझ आ रहा होगा ये पॉइंट, क्योंकि Q1 और Q2 एक ही जैसा है। R की जगह आपने लिखा 50 इंटू 10⁻⁻2, इसका हो गया हमारा होल स्क्वायर। ठीक है जी। ना अब कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे। 1/4πε0 की जगह 9 इंटू 10⁻9, 6.5 हमारा दो बार आ जाएगा, 10⁻7 इसको आप दो बार लिखेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻14 होल डिवाइडेड बाय 50 भी हमारा दो बार आ जाएगा, इंटू 10 कितना हो गया हमारा -4। अब सबसे पहले मैंने आपको पहले भी ये बात रखी है कि सबसे पहले ना 10 को कैलकुलेट करना चाहिए। वो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए फोर्स का वैल्यू हमारा बनने वाला है, यहाँ पर 10⁻14 है, 10⁻4 है, 10⁹ है। तो 10 आप 9 एक बार लिखो, माइनस का 14 एक बार लिखो, और -4 नीचे से जाके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा तो +4 हो गया। इनटू आपने करना है 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 दो बारी, डिवाइडेड बाय 50 इंटू 50। अब यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे तो एक ज़ीरो आएगा, दूसरा डेसिमल हटाओगे तो दूसरा ज़ीरो आएगा। ठीक है। नाउ अब ये ओवरऑल वैल्यू आपका बन जाता है -14 और 4 हो गया -10 और 9 हो गया 10 फाइनली -1 इंटू, अब आपने कैंसिल करना है, तो 5 से कैंसिल करते हैं 13 टाइम जाएगा, ये जाएगा 10 टाइम्स, फिर 5 से कैंसिल करते हैं 13 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा 1000। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो, 1 2 3 और 4, 4 ज़ीरो हो गए, 4 ज़ीरो ऊपर चले जाएंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचता है 9 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है। नाउ टोटल फोर्स की वैल्यू बन गई 10⁻5 इंटू 13 इंटू 13 हो जाएगा आपका 169। नाउ 169 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 81 हो गया, 9 इंटू 6 54 और 8 हो गया आपका 62, 9 और +6 आ गया 15। तो फाइनली इट बिकम्स 1521 इंटू 10⁵ न्यूटन, -5 न्यूटन। ना ओवरऑल आंसर तो हमारा ठीक है ये,
लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन को ना जो भी हमारा आंसर हो एज पर रूल्स हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। उसके लिए पहले डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए हमारा। तो पहले डिजिट के बाद डेसिमल अगर हमको लाना है ना तो 1521 को मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, तभी आएगा 1.521। तो विद 1000 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इंटू 10⁻⁵। तो ओवरऑल वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी 1.521 इंटू 10⁻²। ये हमारा फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। कूलम्स लॉ का एक सिंपल क्वेश्चन था, होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नाउ सेकेंड पार्ट में हमसे अब क्या कहता है कि जो स्फीयर के ऊपर चार्जेस है ना उसको डबल कर दो और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हाफ कर दो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे स्फीयर थे उनके ऊपर जो चार्ज मौजूद था उसको हमने 2 टाइम्स कर दिया, यहाँ पर भी चार्ज हो गया 2 टाइम्स और दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया वो हमारा हो गया हाफ। तो फाइनली हमारे फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, उसके लिए एक छोटा सा ना एक्सरसाइज करो आप। यहाँ पर देखो कि फोर्स का वैल्यू एफ डैश हमको कैलकुलेट करना है। नाउ के जिसको हम बोलते हैं 1/4πε0। अब Q की जगह मैंने रख दिया 2Q इंटू रख दिया मैंने 2Q, ठीक है, डिवाइडेड बाय R की जगह मैंने रख दिया R/2 इसका होल स्क्वायर। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, छोटा सा आप इसे एक्सरसाइज कह सकते हैं कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको तरीका समझ में आ जाएगा। तो एफ डैश की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी के 2 इंटू 2 हो गया 4 जो मैंने पहले लिख दिया, ये बन गया Q² डिवाइडेड बाय R², और ये जो 2 है ना डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा। तो नया फॉर्मूला जो फोर्स का वैल्यू बनेगा, फॉर्मूला कह लो या वैल्यू कह लो उसको, 16kQ² डिवाइडेड बाय R², ये हमारा बनेगा। नाउ फाइनली एफ डैश की वैल्यू 16 टाइम्स ये वाला जो फोर्स है ना हमारा, ये पुराना वाला फोर्स है, पुराना वाला फोर्स जो फर्स्ट केस हमको दिया है, जो उसमें वैल्यूज दी थी उसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो है KQ²/R², और वो वैल्यू किसके बराबर है, ये सामने कैलकुलेशन लिखा है 1.521 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻²। क्लियर हो गया। थोड़ी देर के लिए आप इसको लगभग 1.5 मान लो और ये हो गया 16, तो नया जो फोर्स आपके पास आएगा वो हो जाएगा 16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻²। सिंपल कैलकुलेशन लेट कर लेते हैं, ये हो गया डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे आपने कैंसिल करा 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 2 से हमने ये कैंसिल करा 8 टाइम्स और ये बन गया हमारा 24 इंटू 10⁻², और 24 को जब आप 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.24 न्यूटन। होपफुली क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे।